हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हमने सीडीपी से लिया है और आज जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो सीडीपी यानी कि बाल विकास का जो है प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछले साल जो एग्जाम आया था ऑनलाइन में वो सारे क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके 30 के 30 क्वेश्चन में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारी चीजें आपको यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन है कि दिया हुआ अभिकथन। अभिकथन यह है कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अभिकथन, अच्छा ये जो क्वेश्चन आता है इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो क्वेश्चन आता है इसमें अभिकथन और ये कारण ये दोनों देखने होते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि पहला अभिकथन दिया है कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है बता रहा है कि जो बच्चों का शारीरिक विकास है उसमें जो देरी हो रही है यानी कि जो उनका शारीरिक डेवलपमेंट है विकास का, यानी कि उनका शरीर का जो विकास है वो जो देर से हो रहा है उसमें पूरी तरह से आनुवंशिक बनावट को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। ठीक है, यह विकथन। दूसरा है कारण कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, कारण ये दिया हुआ कि जो बच्चे का शारीरिक विकास है उसके लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं, यानी यहाँ पर ज्यादातर जोर दिया गया है वंशानुगत कारक पे और अभिकथन में दिया गया है आनुवंशिक बनावट को। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा सही है। अगर बात करें कि हमें कैसा लग रहा है तो यहाँ पे जो लग रहा है वो अभिकथन जो है वो है यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो शारीरिक विकास है वो उसके लिए आनुवंशिक बनावट जिम्मेदार ही नहीं होता। सिर्फ आनुवंशिक बनावट तो जिम्मेदार होता ही है, साथ में अन्य चीजें भी जिम्मेदार होती हैं इसके लिए। ठीक है, तो इसका जो है पहला ऑप्शन रॉन्ग है। और दूसरा कारण देखेंगे तो इसमें जो है वंशानुगत कारण को ही सिर्फ उत्तरदायी मानता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, अब देखते हैं विकल्प में क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, तो ये ऑप्शन गलत है, ए और आर दोनों सही नहीं है। ठीक है, दूसरा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। दूसरा दिया है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ए और आर दोनों गलत है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही है कि ए जो है अभिकथन और जो कारक है ये दोनों जो है गलत है। ठीक है, कारण और अभिकथन दोनों गलत है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। ठीक है, पहला है दौड़ना, दूसरा है चलना, तीसरा घसीट कर लिखना और चौथा है कूदना। इन चार ऑप्शन में बताना है कि सूक्ष्म कौशल कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो है दौड़ना चलना ये जो है सूक्ष्म कौशल नहीं, बल्कि जो घसीट कर लिखना होता है ये है सूक्ष्म कौशल। अब घसीट कर लिखना सूक्ष्म कौशल क्यों है, वो इसलिए क्योंकि सूक्ष्म कौशल का मतलब ही होता है जिसमें हमारी मांसपेशियों की जो है बहुत कम ऊर्जा लगे, यानी कि बहुत कम जो है एनर्जी लॉस करने पर बहुत कम ताकत लगे, वो होता है सूक्ष्म कौशल। ठीक है, और जैसे घसीट कर लिखते हैं, मान लीजिए जैसे राम लिखना है तो बिना पेन उठाए जो हम सब लिखते हुए चले जाते हैं, ठीक है, वो होता है घसीट कर लिखना। तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लॉस करनी पड़ती, आप सभी को पता है बहुत कम मांसपेशियां यूज करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये जो है सूक्ष्म कौशल होगा, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। यह बताना है कि कौन सा ऐसा बच्चा जो मध्य बाल्यावस्था में होगा। पहला ऑप्शन है कि एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान। ठीक है, दूसरा है एक ऐसा बच्चा जिसमें नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। एक ऐसा बच्चा जिसने नियमों की अर्थ समझ जो है विकसित कर ली और वो तर्क कर सकता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कि एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन है। और फोर्थ ऑप्शन है कि एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि एक बच्चा जिसमें नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली हो और तर्क कर सकता है। जो बच्चा जो है नियमों के अर्थ को समझ ले और तर्क कर ले वो है मध्य बाल्यावस्था में बच्चा होगा। ठीक है, यानी जो मध्य बाल्यावस्था का बच्चा होता है वो नियमों के अर्थ जो है उसको समझ लेता है और वो
एक दूसरे के साथ या किसी भी चीज को लेकर वो तर्क भी कर सकता है। ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं या सामाजिकरण की संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। यानी दिया हुआ है कि फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं या सामाजिकरण की डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रभाव डालता है, यानी कि प्रकाश डालता है। ये जो है ये कौन से सामाजिकरण की कौन से जो है संस्था है ये बताना है, किस रूप में है। ठीक है, कि कौन से सामाजिकरण की कौन सी प्राथमिक है या द्वितीयक है, या सामाजिकरण में कौन सा मीडिया है, स्कूल है, कौन सा, ये सारी चीजें बतानी है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मीडिया और प्राथमिक, यानी कि जो सामाजिकरण की संस्था है वो मीडिया है और जो है किस रूप में है तो वो प्राथमिक यहाँ दिया हुआ। दूसरा ऑप्शन है मीडिया और द्वितीयक, तीसरा है स्कूल और प्राथमिक, चौथा है स्कूल और द्वितीयक। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा मीडिया और द्वितीयक, यानी कि जो सामाजिकरण की संस्था है वो मीडिया के रूप में द्वितीयक भूमिका पर प्रकाश डालती है। ठीक है, इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है इसमें कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अमूर्त सोच की क्षमता, दूसरा है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, तीसरा है दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता और चौथा है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संज्ञानात्मक क्षमता आती है वो है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता में। इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर शिक्षा की बात की गई कि एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए। ठीक है, पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार, और जीन पियाजे जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, तो उनका जो है शिक्षक के बारे में क्या सोच है, कैसा होना चाहिए वो बताना है। पहला है गतिशील और लचीला, यानी एक शिक्षक को गतिशील और लचीला होना चाहिए। दूसरा है संरचित और अनुमय, तीसरा है सहानुभूतिपूर्ण और पारदर्शी, चौथा यांत्रिक और व्यवहारवादी। ठीक है, तो जीन पियाजे जो कहते हैं कि जो शिक्षक होता है उसको गतिशील और लचीला होना चाहिए। यहाँ पे गतिशील होगा और यहाँ पे लचीला होना, यानी जो एक पियाजे के अनुसार शिक्षक को गतिशील और लचीला होना बहुत जरूरी है, वो ऐसा मानते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेव वाइगोत्स्की के विचार में आगे बताना है कि उनके विचार में क्या है। पहला है संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, दूसरा है संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, तीसरा भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है और चौथा है संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो जो लेव वाइगोत्स्की हैं उनके विचार में जो है भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। लेव वाइगोत्स्की हैं, उनके अनुसार बताना है कि कौन से ऐसे कारक हैं जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला है सांस्कृतिक उपकरण, दूसरा है सामाजिक संपर्क, तीसरा है संतुलन और चौथा है पुरस्कार। सही विकल्प का चयन करें, यानी यहाँ पे जो है पुरस्कार और यहाँ पे बताना है कि सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो पहला है सांस्कृतिक उपकरण, दूसरा है सामाजिक संपर्क, तीसरा है संतुलन और चौथा है पुरस्कार। अब इसमें बताना है कि कौन सा जो है सही विकल्प है। ठीक है, पहला ऑप्शन है तीसरा और चौथा, यानी कि जो संतुलन और पुरस्कार है। दूसरा है कि दूसरा और तीसरा, और तीसरा है कि पहला और दूसरा। ठीक है, और चौथा है कि पहला और तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क। ये जो है सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क दोनों का जो है संबंध जो है लेव वाइगोत्स्की से है। ठीक है, अगर आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताना चाहें तो जो लेव वाइगोत्स्की है इनका जो संबंध है वो सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक जो है सामाजिक संपर्क से, यानी जो समाज से चीजें और सामाजिक सांस्कृतिक या समाज से संबंधित कोई भी अगर ऑप्शन में आता है कोई भी चीज किसी भी क्वेश्चन में,
वहाँ पर सांस्कृतिक शब्द आपको मिल जाए या फिर सामाजिक मिल जाए तो वहाँ पर आपका 100% होगा कि लेव वाइगोत्स्की ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, अगर लेव वाइगोत्स्की से संबंधित कोई भी चीज पूछी जा रही है, अगर ऑप्शन में सांस्कृतिक या सामाजिक से संबंधित ऑप्शन दिया हुआ है तो ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि जो है यही ऑप्शन सही होता है। ठीक है, एक ट्री के बाद हम बाकी आप एक चीज को ध्यान रखिएगा कि जो लेव वाइगोत्स्की है उनका संबंध समाज और सांस्कृतिक चीजों से है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक चीजों से, तो इसको आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात करें यहाँ के आंसर की तो इसका तीसरा ऑप्शन पहला और दूसरा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम, यानी कि जो एक बाल केंद्रित कक्षा होती है उसमें अधिगम किस प्रकार से किया जा सकता है या किस प्रकार होता है। ठीक है, पहला है उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है, दूसरा है पुरस्कार और दंड पर निर्भर है, तीसरा शिक्षक और छात्रों द्वारा सहनिर्मित है और चौथा ऑप्शन है कि पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है। ठीक है, यहाँ पर छात्रों की भूमिका निष्क्रिय बता रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि दिया हुआ है कि उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि किसी युग्म द्वारा बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम नहीं होता। दूसरा है पुरस्कार और दंड, और जहाँ पे ऑप्शन में आपको पुरस्कार और दंड आ जाए वहां पे तो वैसे भी ऑप्शन गलत होगा क्योंकि बाल केंद्रित यानी जिस कक्षा में बच्चे हों उसमें किसी भी प्रकार से पुरस्कार या दंड देकर अधिगम नहीं किया जा सकता, यानी किसी भी प्रकार से उनको सिखाया नहीं जा सकता पुरस्कार और दंड के माध्यम से। ठीक है, तीसरा है शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है, यानी कि एक जो बाल केंद्रित कक्षा है उसमें जो अधिगम दिया जाता है वो शिक्षक यानी जो टीचर है और जो छात्र है उनके द्वारा उन दोनों के द्वारा निर्मित है, यानी सह निर्मित इन दोनों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन ही सही होगा कि अगर एक बच्चे को आप अधिगम करना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं तो उसमें शिक्षक और छात्रों दोनों का जो है संबंध अच्छा होना चाहिए, उनका तालमेल सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं उनके नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं। ठीक है, और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये बताना है। तो पहला है सजा और अधिकारिता अभिविन्यास, दूसरा है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास, तीसरा है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास और चौथा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ठीक है, तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं उनका नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो जिस चरण से बच्चों की जो है जिस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं वो है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता डैश बुद्धि की विशेषता है। ठीक है, इसमें बताना है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से जिस भाषा का उपयोग करने की क्षमता डैश यानी किस जो है भाषा का उपयोग करने की क्षमता जो है बुद्धि की विशेषता है, ये जो यहाँ पे गैप है इसको बताना है। ठीक है, पहला है प्रकृतिवादी, दूसरा भाषाई, तीसरा स्थानिक और चौथा अंतःवैयक्तिक। तो यहाँ पर जो है भाषाई ऑप्शन इसका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यानी कि जो भाषा का उपयोग करने की क्षमता वो भाषाई बुद्धि की विशेषता है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। यानी यहाँ पे आपको पिछले एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दूसरा, यहाँ पहला, यहाँ तीसरा, चौथा, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। इस चीज को देखिएगा कि यहाँ पे नेगेटिव पूछ रहा है। ठीक है, पहला है अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार, दूसरा है मतभेदों को पहचाने और सम्मान करें, तीसरा है विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें और चौथा है छात्रों में कमियों को पहचाने और उन्हें ठीक करें। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीन ऑप्शन है ये पॉजिटिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है, यानी कि जो मतभेद है उनको पहचान करें और सम्मान करें। किसी भी बच्चे में अगर किसी भी चीज का मतभेद है तो उसको पहचान करें और उसको जो है बताएं। ठीक है, सम्मान करें। दूसरा है विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें। तीसरा है छात्रों में कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। ठीक है,
तो ये जो 3 ऑप्शन है सही है। जो अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार, ये जो है ऑप्शन निगेटिव है, यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला मैं इसका क्या करूंगा, लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह क्या दर्शाता है, ये बताना है कि यहाँ पे क्या दर्शाता है। ठीक है, पहला है जेंडर प्रासंगिकता, दूसरा है जेंडर पक्षपात, तीसरा है जेंडर रूढ़िवादिता और चौथा जेंडर समता। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लड़का कह रहा है कि मैं जो है लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते, यानी कि इसमें है कि 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में, किसी ने उसको गुड़िया उपहार में दी है। ठीक है, तो उसको मिलने के बाद वो बोलता है कि मैं इसका क्या करूंगा, लड़के जो है गुड़ियों से नहीं खेलते, यानी कि जो लड़के हैं वो गुड़िया से नहीं खेलते, बल्कि वो अदर गेम जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल ऐसी खेल खेलते हैं, गुड़ियों से नहीं खेलते। ठीक है, तो ये जो दर्शाता है वो है जेंडर रूढ़िवादिता, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह, यानी जो सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए। ठीक है, पहला है शिक्षार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें, दूसरा है शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें, तीसरा सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण को करें और चौथा है प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर दें। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है सेकंड ऑप्शन, शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। ठीक है, कोई भी अगर किसी भी बच्चे को अगर आप सिखा रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, तो उसकी जो दैनिक प्रक्रिया है उसमें उसका जो आकलन होता है उसको शामिल करें। ठीक है, इसका जो है सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसमें बच्चे का जो है समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, पहला है वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, दूसरा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, और तीसरा है पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए, और चौथा ऑप्शन है कि बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। ठीक है, और जो यही ऑप्शन है यही ऑप्शन सही होगा, यही जो है समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। तो ये सारे 15 क्वेश्चन हैं आज के सीडीपी के, जो कि पिछले साल का जो पेपर है उससे संबंधित है। ठीक है, आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन जो है ये ऑनलाइन एग्जाम वाले हैं, आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको काफी हद तक एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।